हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नीमरा सुंडा बुक के एग्रोनॉमी के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है उसको देखने वाले हैं। यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया गया है इम्पोर्टेंट पॉइंट को, चूँकि एग्रोनॉमी में ज़्यादा दिया गया है। तो ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड इसके बाद आएगा। और आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आप टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। माइकोराइजा एक सहजीवी संगठन है। तो माइकोराइजा किसका सहजीवी संगठन है? फफूंद एवं उच्च पौधों की जड़ों का। ये क्वेश्चन 2016 में टीजीटी में पूछा गया था। और वेस्कुलर आर्बोस्कुलर माइकोराइजा, जिसको वैम कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। तो किसमें किया जाता है वेस्कुलर आर्बोस्कुलर माइकोराइजा का? तो पौधों की जड़ों में फास्फोरस घोलक फफूंद के रूप में प्रयोग किया जाता है। अनाजों में किस एमिनो एसिड की कमी रहती है? तो अनाजों में लाइसिन जो है अमीनो अम्ल की कमी रहती है। अमीनो एसिड जिसकी दालों में कमी पाई जाती है, तो मेथियोनिन जिसकी जो है दालों में कमी पाई जाती है। धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र है। तो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र कौन सा है? पावर टिलर है। और अमोनियम पॉलीफॉस्फेट में शामिल होता है। तो अमोनियम पॉलीफॉस्फेट में जो है 15% नाइट्रोजन तथा 62% जो है P2O5 शामिल होता है। और टेट्राजोलियम परीक्षण जो है किसके लिए किया जाता है? तो बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए जो है टेट्राजोलियम जो है परीक्षण किया जाता है। धान की गीली नर्सरी में पानी का स्तर बनाया रखा जाता है। तो धान की जो गीली नर्सरी होती है उसमें पानी का स्तर कितना बनाए रखा जाता है? तो 5 सेंटीमीटर। और पडलिंग की क्रिया हेतु धान के खेत में पानी की स्तंभ गहराई है। तो पडलिंग की क्रिया हेतु धान के खेत में जो है पानी की स्तंभ गहराई कितना है? 5 सेंटीमीटर है। और अल्ट्रा वायलेट रेज यानी अल्ट्रा वायलेट जो विकिरण है किसके द्वारा जो है अवशोषित की जाती है? तो ओजोन परत द्वारा जो है अल्ट्रा वायलेट रेज जो है अवशोषित की जाती है। अगर डायरेक्ट ये रेज जो है पृथ्वी पे आ जाए तो स्किन कैंसर हो जाएगा, मतलब जीवन जो है वो नहीं बचेगा। और IARI के भारतीय जो है पहले भारतीय निर्देशक थे। तो IARI के जो पहले भारतीय निर्देशक थे वे हैं डॉक्टर B विश्वनाथ है। और गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो गेहूं में जो है सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था CRI स्टेज है। आप लोग गन्ने की जो है सिंचाई की महत्वपूर्ण अवस्था को कमेंट कीजिए। CRI स्टेज, जिसका पूरा नाम क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज होता है, यह बुआई के 21 दिन बाद तक का होता है। और धान की झूमिंग खेती अपनाई जाती है। तो भारत के पूर्वीय भाग में अपनाई जाती है। झूमिंग खेती में क्या होता है कि जंगलों को काट कर जो है खेती करते हैं, और जब वहाँ की उपजाऊपन ख़त्म हो जाती है तो दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। और इसमें अधिकतर जो है चावल की खेती की जाती है।
और टिकाऊ कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मूल उद्देश्य क्या है? तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मूल उद्देश्य है पारिस्थितिकी संतुलन को जो है बनाए रखना। खारे पानी में उगने वाले पौधे को किस नाम से जाना जाता है? हेलोफाइट्स। और फल छत्र जिसको क्रॉप कैनोपी कहते हैं का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? इंफ्रारेड थर्मामीटर। और रेक्लेमेशन रोग किस कमी के कारण होता है? तो कॉपर की कमी के कारण होता है। रेक्लेमेशन रोग जो होता है किस कमी के कारण होता है? कॉपर की कमी के कारण होता है। और सूखा सहिष्णुता ड्रॉट टोलरेंट से संबंधित है तो एप्सिक एसिड से संबंधित है। और कृषि में पशुधन का योगदान है तो कृषि में जो है पशुधन का योगदान कितना है? तो 29.7%। हार्मोन जो शाकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है तो कौन सा हार्मोन है जो शाकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है? तो 2,4-D और डाइकम्बा। और ऋणायन एवं धनायन दोनों में उपलब्ध पोषक तत्व हैं तो ऋणायन और धनायन दोनों में उपलब्ध पोषक तत्व है नाइट्रोजन। और सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाला जो है हार्मोन्स है तो कौन सा हार्मोन्स है जो सुषुप्ता अवस्था तोड़ता है? जिब्रेलिक एसिड है। और वह मानसून जो सर्दियों में तमिलनाडु में जो है वर्षा का कारण बनता है तो वो है उत्तर पूर्वी मानसून है, इसको लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। और पौधे में तनाव में सख्त स्ट्रेस हार्डनिंग करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एप्सिक एसिड है जिसको ABA कहते हैं। और यूरिया में बाईयूरेट तत्व की अधिकतम जायज सीमा है तो यूरिया में बाईयूरेट की अधिकतम जायज सीमा कितना होता है? 1.5% होता है, 1.5%। और यूरिया के जो है पर्यायी छिड़काव में जो है बाईयूरेट की अधिकतम सीमा कितना होता है? तो पर्यायी छिड़काव जब करना होगा तो उसमें 0.25 से 0.5% होता है। और कार्बनिक पदार्थों में कार्बन की मात्रा होती है, कार्बनिक पदार्थों में कार्बन की मात्रा जो है 58% होती है। और गेहूं में प्रयुक्त जैव उर्वरक है तो गेहूं में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? एजोटोबैक्टर है। और ज्वार एवं घासों में इस्तेमाल होने वाला जैव उर्वरक है तो ज्वार एवं घासों में इस्तेमाल होने वाला जैव उर्वरक एजोस्पेरिलियम है। वर्टिकल मल्च का प्रयोग जो है किस प्रकार की मिट्टी में किया जाता है? वर्टिकल मल्च जो है ये काली कपास मिट्टी में किया जाता है। और पोषक तत्वों के आवश्यकता के मानदंड किसके द्वारा दिए गए हैं? पोषक तत्वों के आवश्यकता के जो मानदंड हैं वो अर्नॉन एवं स्टाउट द्वारा 1939 में दिए गए हैं। और गेहूं के लिए इष्टतम लाइन से लाइन की दूरी कितना रखते हैं? गेहूं के लिए इष्टतम लाइन से लाइन की दूरी जो है 22.5 सेंटीमीटर रखते हैं। और गेहूं की खेती के लिए गैर पारंपरिक क्षेत्र कौन सा है? तो गेहूं की खेती के लिए गैर पारंपरिक क्षेत्र पूर्वीय भारत है। और भारत में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला प्रमुख फास्फोरस उर्वरक है तो भारत में आमतौर पर जो है इस्तेमाल होने वाला प्रमुख फास्फोरस उर्वरक DAP है। DAP में क्या पाया जाता है? तो DAP में जो है 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन पाया जाता है। और
भारत में फास्फोरस उर्वरक हेतु डीएपी का अच्छा विकल्प है। तो फास्फोरस उर्वरक हेतु डीएपी का अच्छा विकल्प एमएपी और या एसएसपी है। और न्यूनतम बीपीएल जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम बीपीएल जनसंख्या वाला राज्य पंजाब है, जबकि अधिकतम बीपीएल जनसंख्या वाले लोग किस राज्य में है? तो वो है बिहार। न्यूनतम की बात करेगा तो पंजाब, अधिकतम की बात करेगा तो बिहार। और गन्ने के लिए अधिक अनुकूल जैव उर्वरक है, तो गन्ने के लिए अधिक अनुकूल जैव उर्वरक एजोटोबैक्टर है। और सोयाबीन के बीज की बुआई की गहराई रखते हैं, तो सोयाबीन के बीज की बुआई की गहराई 3 सेंटीमीटर रखते हैं। और भारत में धान की बाहर से लाई गई पहली किस्म कौन सी है? तो भारत में धान की बाहर से लाई गई पहली किस्म TN1, जो कि 1964-65 में लाई गई है। और भारतीय सरसों को जाना जाता है, तो भारतीय सरसों को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रेस्का जंसिया। और विस्फोटक उर्वरक है, तो विस्फोटक उर्वरक कौन सा है? अमोनियम नाइट्रेट है। भारत का सबसे प्रमुख मिट्टी समूह है, तो भारत का सबसे प्रमुख मिट्टी समूह कौन सा है? जलोढ़ मृदा है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में जो है पाई जाती है, 113 मिलियन हेक्टेयर के करीब में। और सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर होता है, तो सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर 12% होता है। और भारतीय मिट्टी में कौन से जो है सूक्ष्म पोषक तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? तो भारतीय मिट्टी में जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करते हैं तो जिंक की सर्वाधिक कमी होती है। और स्थूल पोषक तत्व की बात करते हैं तो नाइट्रोजन की कमी होती है। तो भारतीय मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व में जिंक की कमी होती है सर्वाधिक, और स्थूल की बात करते हैं तो नाइट्रोजन की कमी होती है। अगला वही दिया भी है। उसके बाद स्पाइक ट्रूथ हैरो एक प्रकार का यंत्र है, तो स्पाइक जो ट्रूथ हैरो है ये द्वितीयक जुताई का यंत्र है। और मिट्टी की अम्लता को सही करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाली सामग्री है, तो मिट्टी की अम्लता को सही करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाली सामग्री चूना है। दियारा खेती विधि का उपयोग किन फसलों में किया जाता है? तो दियारा जो खेती विधि है या कुकुरबिट्स में जो है किया जाता है। और कार्बनिक पदार्थों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है, तो कार्बनिक पदार्थों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 10:1 है, कई जगहों पे 12:1 भी दिया रहता है। और राष्ट्रीय बीज अधिनियम पारित किया गया था, तो राष्ट्रीय बीज अधिनियम जो 1966 में पारित किया गया था। और राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी, तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई थी। और जड़ों को बढ़ावा देने वाला हार्मोन्स है, तो जड़ों को बढ़ावा देने वाला हार्मोन्स कौन सा है? इंडोल ब्यूटारिक एसिड। फूल और फल सेटिंग हार्मोन्स है, तो फूल और फल सेटिंग हार्मोन्स कौन सा है? इंडोल एस्टिक एसिड है। और बेंच ट्रेसिंग तब की जाती है जब ढलान अधिक हो, तो बेंच ट्रेसिंग कब की जाती है? जब ढलान जो है अधिक हो, 16 से 33% के करीब में। और द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन कहलाता है, तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन जो है या स्थूल घनत्व कहलाता है, जिसको BD कहते हैं, बल्क डेंसिटी। और डिस्क हल का उपयोग किया जाता है, तो डिस्क हल का उपयोग कब किया जाता है? तो हार्ड या कठोर मृदा में जो है डिस्क हल का प्रयोग किया जाता है।
और पहला मानव निर्मित अनाज है, तो पहला मानव निर्मित अनाज कौन सा है? ट्रिटिकेल है। और नाइट्रोजन के लिए सबसे सस्ता उर्वरक कौन सा है? नाइट्रोजन के लिए सबसे सस्ता उर्वरक जो है यूरिया है। और यूरिया जो है हाइड्रोलाइसिस का पहला उत्पाद है। तो यूरिया हाइड्रोलाइसिस का पहला उत्पाद कौन सा है? तो अमोनियम कार्बामेट। और नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई है? नाबार्ड की स्थापना जो है शिवरमन समिति की सिफारिश पर जो है की गई है। और मुक्त जीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग सूक्ष्म जीव है। तो मुक्त जीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो एजोटोबैक्टर है। और सरसों के फल को किस रूप में जाना जाता है? तो सरसों के फल को सिल्कुआ रूप में जाना जाता है। और अनुपूरक सिंचाई को किस रूप में जाना जाता है? तो अनुपूरक सिंचाई को जीवन रक्षक सिंचाई के रूप में जाना जाता है। और भारत में प्रमुख कृषि आयातित वस्तु है। तो भारत में जो प्रमुख कृषि आयातित वस्तु है वो है खाद्य तेल 65%, पाम ऑयल मैक्सिमम आता है, इंपोर्ट करना पड़ता है इंडिया को। और लूनीश्री एक किस्म है। तो लूनीश्री जो है किसकी एक किस्म है? सुपर राइस की। और एक ही पौधे पर अलग अलग नर और मादा पुष्पों का पाया जाना किस रूप में जाना जाता है? तो एक ही पौधे पर अलग अलग नर और मादा पुष्पों का पाया जाना मोनोसियस कहलाता है। और राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड किस स्थान पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड नई दिल्ली में स्थित है। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण किस स्थान पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है चेन्नई में स्थित है। और ब्यूफोर्ट स्केल का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो ब्यूफोर्ट स्केल जो है पवन बल बटे गति जो है मापने के लिए किया जाता है। पवन बल या फिर जो है गति मापने के लिए किया जाता है, बटे नहीं। और एक मानक बार का मान होता है किसके बराबर होता है? तो एक मानक बार का मान जो है वो 1013.25 MB होता है। और अंकुरों का मारना किस तत्व की कमी के से होता है? तो अंकुरों का मरना डाईबैक जो है ये कॉपर की कमी से होता है। और पत्तियों पर ग्रे रंग के धब्बे की जो घटना है वो किस तत्व की कमी से होता है? तो पत्तियों पर जो ग्रे रंग की घटना है वो मैग्नीज की कमी से होता है। और गन्ने का सबसे विनाशकारी रोग है। तो गन्ने का सबसे विनाशकारी रोग रेड रॉट ऑफ शुगर केन, गन्ने का लाल सड़न है। इसमें जब गन्ने को आप चीरिए तो बीच में लाल लाल रहता है और सफ़ेद सफ़ेद हल्का हल्का रहता है, और उससे क्या होता है? बदबूदार गंध आती है। तो यह गन्ने का सबसे विनाशकारी रोग कौन सा है? गन्ने की लाल सड़न है। आलू के कंद पैदा होते हैं। तो आलू के कंद जो है स्टोलन तना से जो है पैदा होते हैं। और ट्रेंच विधि में गन्ने की बुआई किसको रोकने में मददगार होती है? तो ट्रेंच विधि से जब गन्ने की बुआई करते हैं तो वह पौधे को गिरने से रोकने में जो है मददगार होती है। और बीज उद्देश्य के लिए गाजर को उगाया जाता है। तो बीज उद्देश्य के लिए गाजर को अगर उगाना है तो किस प्रकार से उगाते हैं? तो द्विवार्षिक रूप में जो है हम उगाते हैं। और बोरान पौधों के लिए हानिकारक है जब मात्रा होती है। तो बोरान पौधों के लिए हानिकारक होता है जब मात्रा 3 ppm से अधिक होती है। और किस फसल में अनाज की
अधिकतम उत्पादकता होती है? तो मक्का की फसल में जो है अनाज की अधिकतम उत्पादकता होती है। केओलिन किस तरह का एंटी ट्रांसपेरेंट है? तो केओलिन जो है रिफ्लेक्टिंग प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंट है। और साइकोसेल है, तो साइकोसेल्स जो है वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स है। और तिल किस परिवार का पौधा है? तो तिल जो है आपका पेडिलिएसी परिवार का पौधा है। और जूट किस परिवार का पौधा है? तो जूट आपका टिलिएसी परिवार का पौधा है। और फसलों का सबसे बड़ा कुल या परिवार है? तो फसलों का सबसे बड़ा कुल या परिवार कौन सा है? तो ग्रेमनी, जिसको पोएसी भी कहते हैं। और मक्का का उत्पत्ति स्थान है, तो मक्का का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? मैक्सिको है। और सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान है, चीन है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन वो करता है अमेरिका। और तंबाकू का उत्पत्ति स्थान है, तो तंबाकू का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है। और ग्रीष्मकालीन मक्का के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो ग्रीष्मकालीन मक्का के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बिहार का है। और इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर जो है ये आईसीआर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और चाय की पत्तियों का पीलापन किसकी कमी के कारण होता है? तो चाय की पत्तियों का पीलापन जो है गंधक की कमी के कारण होता है। और सरसों में जो है तेल बनने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो उसमें भी सल्फर है, जिसको गंधक कहते हैं। और धान के खेत से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस है, तो धान के खेत से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस मेथेन है। और शकरकंद, जिसको इपोमिया बटाटा कहते हैं, का खाने योग्य हिस्सा है, तो शकरकंद या इपोमिया बटाटा का खाने योग्य हिस्सा क्या है? मांसल है, जड़ें, मांसल जड़ें। और कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किसकी आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग जो है जीवाश्म यानी कि फॉसिल का जो है आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। और हल्के खारे पानी हेतु उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है? तो हल्के खारे पानी हेतु जो है उपयुक्त सिंचाई विधि ड्रिप विधि है। और रोग एवं सूखा प्रतिरोधी क्षमता में योगदान देने वाला तत्व कौन सा है? तो रोग एवं सूखा प्रतिरोधी क्षमता में योगदान देने वाला पोटेशियम है। और पौधों में ऊर्जा हस्तांतरण और भंडारण में शामिल तत्व कौन सा है? तो पौधों में ऊर्जा हस्तांतरण और भंडारण में शामिल तत्व फास्फोरस है। अर्नॉन एवं स्टाउट के अनुसार पौधों के लिए कितने पोषक तत्व की उन्होंने कितने पोषक तत्व को आवश्यक कहा है? अर्नॉन और स्टाउट ने जो है 16 पोषक तत्वों को आवश्यक कहा है। जबकि वर्तमान में पौधों के लिए कितने पोषक तत्व आवश्यक हैं? तो वर्तमान में पौधों के लिए जो है 17 पोषक तत्व आवश्यक हैं। और शीर्ष कलिका प्रभुत्व किस हार्मोन्स के कारण होता है? तो शीर्ष जो कलिका प्रभुत्व है वो ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण होता है। ये क्वेश्चन ये जो है क्वेश्चन बनाकर टीजीटी में पूछा गया था। और पोटास उर्वरक की सबसे अधिक खपत करने वाला राज्य कौन सा है? तो पोटास उर्वरक का खपत करने वाला सबसे ज़्यादा अधिक जो खपत करता है वो है महाराष्ट्र है। वर्तमान में पौधों के लिए आवश्यक कितने पोषक तत्व हैं? तो 17 हैं। ये जो है टीजीटी में पूछा गया था। और विश्व में कौन सी अनाज वाली फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो विश्व में जो है कौन सी अनाज वाली फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गेहूँ।
और भारत में अगर जो फसल के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है, तो चावल। यहाँ पे दूसरा स्थान पे गेहूं है। और ज्वार की बीज दर है, तो ज्वार का जो बीज दर है 9 से 12 किग्रा पर हेक्टेयर है। और डीसकरिंग की क्रिया की जाती है, तो डीसकरिंग की क्रिया तंबाकू में की जाती है। और खरपतवार जो सबसे पहले जैविक नियंत्रण किया गया था, तो खरपतवार जो सबसे पहले जैविक नियंत्रण किया गया था वो है लिंटाना कैमरा। और राज्य जहां बीज कानून को पहले अपनाया गया, तो राज्य जहां बीज कानून को पहले अपनाया गया वो है कर्नाटक। और मिट्टी की नमी का तनाव सीधे मापा जाता है, तो मिट्टी की नमी का जो तनाव है वो सीधे टेंजियोमीटर द्वारा मापा जाता है। और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का ह्रास मापा जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो है जल का ह्रास मापा जाता है लाइसीमीटर के द्वारा। और पार्सल फ्लेम का उपयोग जो है निम्नलिखित के मापन के लिए किया जाता है, तो किसके मापन के लिए पार्सल फ्लेम का उपयोग किया जाता है, तो पानी का प्रवाह मापन के लिए। और कौन सी फसल में बाढ़ यानी कि फ्लड सिंचाई विधि जो है उपयुक्त है, तो फ्लड सिंचाई जो है ये चावल और जूट में उपयुक्त है। और सिंचाई के माध्यम से उर्वरकों को देना किस रूप में जाना जाता है, तो अगर सिंचाई के माध्यम से उर्वरक दिया जा रहा है तो उसे फर्टिगेशन कहते हैं। और धान के खेत में सबसे महत्वपूर्ण कल्चरल कृषि कौन सी है, तो धान के खेत में सबसे महत्वपूर्ण कल्चरल कृषि जो है वो पडलिंग है। अनाज वाली फसलों में कटाई उपरांत नुकसान होता है, तो अनाज वाली फसलों में कटाई उपरांत नुकसान कितना होता है, तो 10% नुकसान होता है। और सॉल्टेशन एक प्रक्रिया है, तो सॉल्टेशन किसकी एक प्रक्रिया है, तो वायु क्षरण की है। और दोमट मिट्टी की सिंचाई क्षमता कितनी होती है, तो दोमट मिट्टी की सिंचाई क्षमता जो है 70%, जो कि उच्चतम है। और शुष्क भूमि में प्रयुक्त बुआई पैटर्न है, तो शुष्क भूमि में जो प्रयुक्त बुआई पैटर्न है वो कौन सा है, तो वो ब्रॉडकास्टिंग, छिड़क कर। और सिंचाई की सबसे कुशल विधि है, तो सिंचाई की सबसे कुशल विधि ड्रिप सिंचाई है। इसमें मैक्सिमम जो है पानी का यूज हो जाता है, लगभग 90% के करीब। और भारत में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसल है, तो भारत में जो है व्यापक रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसल चना है। और सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है, तो सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो साइकोमीटर द्वारा मापी जाती है। और मिट्टी की नमी के संरक्षण के लिए फसलों को जो है उगाना किस रूप में जाना जाता है, किस रूप में उगाया जाना चाहिए, तो मल्च क्रॉप, नमी संरक्षण करना है तो। और मृदा कटाव को बढ़ावा देने वाली फसल का उदाहरण क्या है, तो मृदा कटाव को बढ़ावा देने वाली फसल का उदाहरण जो है मक्का है। और मृदा कटाव प्रतिरोधी फसलों का उदाहरण क्या है, तो मृदा कटाव प्रतिरोधी फसलों का उदाहरण चावला है और मूंगफली है। और फसल बुआई पूर्व जो है उपयोग किए जाने वाला हर्बिसाइड है, तो बुआई पूर्व जो है उपयोग किए जाने वाला हर्बिसाइड कौन सा है, तो फ्लूक्लोरेलिन है। और C3 खरपतवार का उदाहरण है, तो C3 खरपतवार का उदाहरण क्या है, बथुआ है। और 2 पंक्तियों वाले जौ का वानस्पतिक नाम क्या है, तो 2 पंक्तियों वाले जौ का वानस्पतिक नाम होर्डियम डिस्टिकॉन है। और 6 पंक्तियों वाले जौ का वानस्पतिक नाम होर्डियम वल्गेयर है। 2 पंक्तियों वाले जौ का वानस्पतिक नाम होर्डियम डिस्टिकॉन और 6 का होर्डियम वल्गेयर है। और किस फसल से पहला AICRP शुरू किया गया था, तो मक्का से जो है पहला AICRP शुरू किया गया था 1957 में। और BT कपास के लिए इष्टतम पौधों की संख्या क्या है,
तो बीटी कपास के लिए इष्टतम पौधों की संख्या 10,000 पौधे प्रति हेक्टेयर है। और मानव में ड्रॉपसी रोग किस खरपतवार के कारण होता है? तो मानव में जो ड्रॉपसी रोग है वो अर्जिमोना मैक्सिकाना के कारण होता है। और मिट्टी जिसका पीएच मान 4 से 6 है वह किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो मिट्टी जिसका पीएच मान 4 से 6 होता है वह चाय के लिए, चावल के लिए और आलू के लिए उपयुक्त है। और रूट नोड्यूल में लाल हीमोग्लोबिन किसके लिए जिम्मेदार है? तो रूट नोड्यूल्स में जो है लाल हीमोग्लोबिन जो है यह ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है। और राजस्थान में औसतन वार्षिक वर्षा होती है। तो राजस्थान में औसतन वार्षिक वर्षा जो है 500 से 575 होती है। और अमीनोफिलिक पौधे हैं तो चाय, गन्ना और धान के। और एसिडोफिलिक पौधा है तो एसिडोफिलिक पौधा कौन सा है? चाय, गन्ना और धान का। और सिंचाई के तहत 100% फसली क्षेत्र वाला देश कौन सा है? तो सिंचाई के तहत 100% जो था फसली क्षेत्र वाला देश मिस्र है। और सर्वाधिक सिंचाई दक्षता वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक सिंचाई दक्षता वाला देश इज़राइल है। और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला देश भारत है। और रिमोट सेंसिंग रेंज में ऑप्टिकल तरंग की लंबाई होती है। तो रिमोट सेंसिंग रेंज में ऑप्टिकल तरंग की लंबाई कितनी होती है? तो 0.3 से 15 मील तक होता है। और भारत जो है बाजरे में संकरों का विकास और उपयोग करने वाला पहला देश है। और पहली किस्म थी कौन? तो HB1 जो कि 1965 में यूज किया गया था। तो भारत जो है बाजरे के क्षेत्र में संकरों का विकास और उपयोग करने वाला पहला देश है। और जो पहली किस्म थी वो HB1 थी जो 1965 में यूज की गई थी। और भारत में किस फसल में सिंचाई के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र आता है? तो भारत में जो है गेहूं के अंतर्गत जो है सिंचाई अधिकतम क्षेत्र आता है। और दुनिया का सबसे अधिक उगाया जाने वाला फलदार पौधा है। दुनिया का सबसे अधिक उगाया जाने वाला फलदार पौधा आम है। और पूसा जायंट किस्म है। पूसा जायंट किस्म किसकी है? तो नेपियर घास एवं पपीता की। और मृदा जल जो पौधों के लिए सबसे उपयोगी है। तो मृदा जल जो पौधों के लिए उपयोगी है कौन सा है? तो केशिका जल है। और भूमध्य रेखा पर दिन और रात हमेशा समान होते हैं। और वायुमंडलीय दबाव हमेशा घटता है। ऊंचाई के साथ जो है वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? हमेशा घटता रहता है। और क्षैतिज ऊष्मा हॉरिजॉन्टल हीट का गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र में स्थानांतरित होना किस प्रभाव के रूप में जाना जाता है? तो हॉरिजॉन्टल हीट जो है गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र में स्थानांतरित होना क्लॉथ लाइन इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। और ऊर्ध्व ऊष्मा जिसको वर्टिकल हीट कहते हैं गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र में स्थानांतरित होना किस रूप में जाना जाता है? तो ऊर्ध्व ऊष्मा जो है गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र में स्थानांतरित होना ओसिस इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। और नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम है तो नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम कौन सा है? नाइट्रोजिनेज है। और नाइट्रेट रिडक्शन का तत्व है तो नाइट्रेट जो है रिडक्शन का तत्व कौन सा है? तो मॉलिब्डेनम है। और अधिकांश क्षेत्र की फसलों को इष्टतम विकास के लिए किस पीएच की रेंज की आवश्यकता होती है? तो अधिकांश क्षेत्र की फसलों को इष्टतम विकास के लिए 6.5 से 7 पीएच तक की आवश्यकता होती है। और ज़्यादातर फसलों की प्रकृति होती है तो ज़्यादातर फसलें जो हैं अम्लीय प्रकृति की होती हैं। और एक फसल के लिए आवश्यक जो है पानी की गहराई को किस रूप में जाना जाता है?
तो एक फसल के लिए जो आवश्यक पानी की गहराई है उसे डेल्टा के रूप में जाना जाता है। और पानी के एक क्यूसेक डिस्चार्ज से सिंचित क्षेत्र कहलाता है। तो पानी के एक क्यूसेक डिस्चार्ज से सिंचित क्षेत्र ड्यूटी कहलाता है। एक फसल को सिंचाई की आपूर्ति के कुछ दिनों की अवधि को किस नाम से जाना जाता है? तो एक फसल को सिंचाई की आपूर्ति को कुछ दिनों की जो अवधि है उसे आधार अवधि जाना जाता है। और सूरजमुखी के तेल में बासी बदबूदार यानी कि रेंसिडिटी निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ऑक्सीकरण से होता है ये चीज़, बासी बदबूदार। और उड़द की किस्म है, तो उड़द की किस्म कौन सी है? तो बरखा जो है उड़द की किस्म है। और मोठ बीन की प्रसिद्ध किस्म कौन सा है? तो मोठ बीन की जो प्रसिद्ध किस्म है RMO 40 है। और मूंग बीन की किस्में हैं, तो मूंग बीन की किस्में कौन सी हैं? तो पूसा बैसाखी है, SML 668 है। और 500 लीटर पानी में 0.1% का घोल बनाने के लिए कितनी दवा देनी चाहिए? तो 500 लीटर पानी में 0.1 घोल का जो है दवा बनाने में कितना देना चाहिए? तो दवा जो है 500 ml चाहिए। और बायोक्लाइमेट्रिक लॉ किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था? हॉपर किंग्स द्वारा जो है बायोक्लाइमेट्रिक जो है लॉ प्रस्तावित किया गया था। और रासायनिक सेफर्न्स को हर्बिसाइड एंटीडोट के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रथम जो था सेफर्न का मक्का में जो है उपयोग किया गया था Na को। रासायनिक सेफर्न को हर्बिसाइड एंटीडोट के रूप में भी जाना जाता है, जैसे Na हो गया। और इसका जो है प्रथम जो है सेफर्न का मक्का में उपयोग किया गया था। और फसल जो सबसे अधिक पोटास ग्रहण करती है तो आलू है, सोलेनम ट्यूबरोसम, जो सबसे अधिक जो है पोटास ग्रहण करती है। और भूमध्य रेखा के पास निम्न दाब क्षेत्र को कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा के पास जो निम्न दाब क्षेत्र है उसको डोलड्यूरम या ITCZ कहा जाता है। और ट्राइकोंटेनॉल एक वृद्धि उत्तेजक है जिसे प्राप्त करते हैं। तो ट्राइकोंटेनॉल एक वृद्धि उत्तेजक है जिसे रिजगा की पत्तियों से जो है प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।